जंगल के पास एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम हरियालीपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम था किशन। किशन बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात एक करके काम करता था। किशन के पास भले ही ज्यादा दौलत न हो, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वो उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना दे दो, मुझे देर हो रही है। हाँ जी, मैं अभी खाना निकालती हूँ, मगर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी खास जगह जाना है। हाँ रमा, मुझे आज एक खास जगह जाना ही है। आज मुझे जमींदार साहब बलदेव ने अपने घर बुलाया है। क्या जमींदार साहब ने आपको बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया? पता नहीं रमा, अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा। रमा ने किशन को खाना दिया। सुनिए जी, एक बात कहनी थी, जमींदार साहब के घर से जल्दी आ जाएगा। रमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कोई बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहें। रास्ते ठीक नहीं है और अब बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर किशन घर से निकल जाता है और दिन भर खेतों पर काम करता है। जैसे ही शाम होती है, किशन जमींदार बलदेव के घर जाता है। आओ आओ किशन, और कहो सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे किशन, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अपने खेत में दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, और देना न देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ किशन, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक? मेरे गेहूं की बोरियां शहर पहुंचाने हैं। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से यह काम कर दो तो मैं तुम्हें 5 एकड़ जमीन जुताई के लिए दे दूंगा, और उसका किसी भी तरह का पैसा या किराया नहीं देना होगा। कहिए ना मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? किशन, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी यह बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर किशन वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जरा सुनो तो। अजी, क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा।
पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचानी होगी। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वह चीज दूंगी जो मुझे नहीं मिली है। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊंगा। अगले दिन किशन घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार बलदेव के यहाँ जाता है। वहाँ से बोरियां अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां उलेकर किशन शहर में सेठ दयाल के यहाँ पहुँचता है। अरे किशन, तुम्हारा यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, जमींदार साहब ने आपको यहाँ बोरियां पहुँचाने को बोला था। अरे हाँ किशन, मैं तो भूल ही गया था। जाओ, हमारे यहाँ बोरियां तुम रखवा दो। हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो, तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो और चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, रात होने से पहले घर जाना है। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, जमींदार साहब से कहना कि अभी भी हम उनका गेहूं संभाल कर रख रहे हैं। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अगली बार आऊंगा तब नाश्ता पानी करूंगा। किशन चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक किसान आता है। अरे किशन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, क्या बताओ, जमींदार साहब के बोरियों का हिसाब लेने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। यह तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तो यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूँ और रात होने से पहले मुझे घर भी पहुँचना है। अरे भाई, तो चलो हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। कुछ ही दूर चलने पर एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान को देखकर किशन कहता है, अरे जरा रुको भाई, मुझे जरा कुछ समोसे खरीदने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे मंगवाए हैं, उससे समोसे बहुत पसंद है। तुम यही रुको, मैं समोसे लेकर आता हूँ। अरे भाई, 5 समोसे दे दो और थोड़ी जलेबी भी दे देना। किशन समोसे और जलेबी ले लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वहां अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा, समोसे और जलेबी तुमने मंगवाई थे ना। आजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय पर घर ही नहीं आते। भाग्यवान सेठ जी के घर गया था, उनकी गेहूं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह पर देने में देर हो गई, तब इतनी जल्दी घर कैसे आता? क्या भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, मगर आपको जलेबी समोसे लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में हाथ तंग है। ए भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है।
तुम दोनों की चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूँ। चलिए बस अब रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर जलेबी समोसे खाकर सो जाता है। किशन दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। किशन के पड़ोसी चंकीलाल और उसकी पत्नी मंकी देवी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? किशन को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है। किशन तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी यह बात सुनी है। सच कहूं तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज किशन के ही किस्मत में क्यों आता है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं? अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर किशन बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी न चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम किशन को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। किशन लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वह अपना जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और किशन की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, किशन की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई न कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। इस बार तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा पैर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। सुनिए जी, आप बेहद सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फसल के बर्बाद होने का नुकसान किशन सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है किशन को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद किशन का पड़ोसी चंकीलाल किशन के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है। और आप खुद एक पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं तब चंकीलाल फिर से आता है और फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे किशन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो किशन और उसकी पत्नी रमा दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है,
हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने न दिन देखा न रात, और दिन रात लगातार मेहनत करता रहा, और वह एक झटके में हाय सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही न रही। मेरे सारे सपने टूट गए। किशन अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब किशन की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। रमा, हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह न भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, उसको एक न एक दिन अपनी करनी की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद किशन के घर जमींदार बलदेव आता है। अरे घर में कोई है क्या? किशन घर में हो क्या भाई? जरा बाहर तो आना। किशन और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं। सुनो किशन, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो किशन, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी, और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूँ मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। देखो किशन, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खुद की 5 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार बलदेव किशन का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद किशन अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। हे भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूँ जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो न कोई रहने का ठिकाना है और नहीं कोई काम है। फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूं? भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। रमा एक घर की तरफ जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है, सुनिए,
घर में कोई है क्या? तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूँ? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो, शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। रमा वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हें कहीं खाना नहीं मिला? क्या मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो हम शहर चलते हैं, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे किशन भाई कैसे हो, और यहाँ कैसे आना हुआ, और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। मोहन भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ आया हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया है, उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है, हम जाए ही तो जाए कहाँ? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। किशन भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहोगे। और ये लो कुछ पैसे, अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना। मोहन भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? किशन भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, और तुमने तो अपनी दोस्ती और ईमानदारी से हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करूं। ये घर तुम्हारा है। मोहन भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा तो ठीक है किशन भाई, आप घर के अंदर जाओ और आराम करो। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर इस शहर में जीने के लिए हमने कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं, उन्हें बाजार में ले जाकर समोसे की सामग्री ले आए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे, और अब सर्दियां भी शुरू हो रही है तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा न हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी न चल पाए। अजी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा।